वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपने बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई होगी। हमारे सनातनी भाइयों की तो संभल में बहुत अच्छी होली मन गई। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना शायद हमारी आंखों से ओझल हो गई। वो थी बांग्लादेश की घटना। वहां पे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कू हुआ पड़ा है। अब आर्मी के खिलाफ भी एक कू करने की कोशिश हो रही थी। आर्मी के अंदर ही कू, आर्मी चीफ के खिलाफ एक कू करने की कोशिश थी, जिसको भारत की मदद से काफी हद तक सॉर्ट आउट फिलहाल कर दिया गया है। तो एक एक कंट्री के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल कू हुआ पड़ा है आर्मी के अंदर, तो उस कंट्री में बचा ही क्या, उस क्या स्थिति होगी वहां की। तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो बांग्लादेश की में स्थितियां हो रही हैं, क्या NSA का, हमारे NSA का बंगाल का दौरा या और भी बहुत सारी चीजें घटनाक्रम, क्या भारत ने जो सपोर्ट किया इसको कि ये कू रुके किसी तरीके से, क्या ये रुक पाएगा? पहले तो ये कू की पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को हाँ, समझाइए। आपको आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और बिलेटेड होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग थोड़े सोच में पड़ गए थे कि हमारे NSA साहब वहाँ पर क्यों दौरा कर रहे हैं बंगाल हम्म। का, लेकिन इतना मालूम था कि नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत नज़दीक से मुझे बांग्लादेश को देखने का मौका मिला और मैंने कई बार वहाँ यात्रा भी की है, तो उस देश को समझता हूँ मैं। लेकिन ये जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है वहाँ पे, तो माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसके तहत पाकिस्तान बना था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन मजहब, वो खत्म हो रहा है। उसकी आयु पूरी हो गई। शायद लोगों को लगे कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले एक पॉलिटिकल कू हुआ, और वो कू करने वाला कौन? जी, 19 एक एकेडमिक हम्म। जो अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहता है, हम्म। उसको नोबेल प्राइज मिला, सोचो उससे कू करवाया। और वो इकोनॉमिस्ट जो था वो तो एक नंबर का वो जिहादी निकला है। हम्म। ठीक है, तो पहले आपने पॉलिटिकल कू करवाया, और वो जो पॉलिटिकल कू करने वाला था मोहम्मद यूनिस, आप सोचिए अपने ही देश में वो मिलिट्री कू करवा रहा है। अपने ही चीफ का। हु इज द डिफैक्टो प्राइम हाँ। मिनिस्टर। ठीक है ना? तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया है और वो खुद अपने चीफ के थ्रू करवा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट खत्म है सर। बांग्लादेश का एक्सपेरिमेंट जो है वो खत्म है, या पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट जो है वो आप देख ही रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। टूटने के कगार तो में। ये बताइए कि ये जो करीब 1.6 लाख की सेना है बांग्लादेश की, ठीक है ना, अ, उसका अपना ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका दुश्मन बन गया। मैं हम्म। बकरुज्जमान की बात कह रहा हूँ, जो जो वहां के आर्मी चीफ है। और ये कू के साजिश में कौन था? तो उसका अपना उसका एक जो क्वार्टर मास्टर जनरल है फैजुर रहमान, वो उसका मुझे इससे याद आता है कि जब वो पिरदवा वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो पूरे इंसिडेंट से मैं काफी क्लोजली मैं उसको उसके पीछे काम कर रहा था। तो उस समय भी जो उनका हेड था वो एक फजलुर रहमान था। अच्छा। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे याद है कि हमारी मीट हुई थी वो बांग्लादेश, उस समय BSF और BDR मीट में। तो मैंने अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि आदमी का बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर है, और वो भी जमायते इस्लामी का था। ठीक है ना? अभी तो जो या
वो वाला आपको वाकया याद है ना, कि जब इन्होंने कैटल की तरह बीएसएफ जवानों को जब ये ले गए थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। एनीवे, अब तो बहुत साल हो गए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ ये। तो ये जो इसका क्वार्टर मास्टर जो है, इसने पूरी तैयारी कर ली थी कू के लिए, और किसके बिहेस्ट पे? तो आईएसआई। तो इसमें यूनिस भी इसमें इन्वॉल्व था, जमायते इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, और इसमें जो ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पॉलिटिकल विंग बना रखी है ऑर्गेनाइज, इन्होंने। वो भी इसको बैक कर रहे थे। और इन सब से आईएसआई का जो चीफ जो था, वो अपने पाकिस्तान दौरे पर उसको इन सारे सेगमेंट जिनकी मैं बात किया, यूनिस, ये जे जमायते इस्लामी, जो ये स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो मिला, और इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कू की। अब हुआ क्या कि इन्होंने कई जीओसी से भी संपर्क साधे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने जीओसीज थे, ज्यादातर जो डिविजन्स के जो जीओसीज थे, वो इस बहकावे में आ गए थे, या उन्होंने लॉयल्टी छोड़ दी थी आर्मी चीफ की। तो इसमें इस सारे मामले पर हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी निगरानी थी, और हमने उनको इंतला किया, ठीक है ना। अब ये जो रहमान है, फैजुर रहमान, ये आदमी इसका मुखिया था, ये पूरे कू के योजना का। और इसी ने 21 जनवरी को आसिफ मुनीर का, मैंने जैसा कहा, विजिट इसने ऑर्गेनाइज करवाया था, फैसिलिटेट करवाया था। और वकरुज्जमान जो था, वो नहीं चाहता था कि ये विजिट हो, क्योंकि वो पाकिस्तान कैंप में वो से अलग रहना चाहता था। तो आपको तो मालूम है कि वहां की आर्मी में पहले दो गुट होते थे। जब हमारे जमाने में एक फ्रीडम फाइटर लॉबी और एक रिपैट्रिएटेड लॉबी। तो जो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो था, जो पाकिस्तान से वॉर के बाद जो उनको भेजा गया, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान के लिए लड़ा, वो आए यहाँ पर, और यहाँ पर वो फिर से बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए, और ये शुरू से चला आ रहा है। शेख जो आपका जियाउर रहमान, खालिदा जिया का जो हस्बैंड जो है, जो था, वो पाकिस्तान और अमेरिका का आदमी था। उसने शेख मुजीब का असैसिनेशन करवाया, फिर उसका किसी ने असैसिनेशन कर दिया। तो ये कूज और काउंटर कूज का जो दौर जो है, वो हमेशा से वो चलता आ रहा है। तो अब उस समय फ्रीडम फाइटर लॉबी वर्सेस रिपैट्रिएटेड लॉबी था। अभी एक आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की वहां पे लॉबी, ठीक है। और ये जो इनके आपस ताल्लुकात जो है, और इसमें एक जो कहते हैं ना, कैटलिस्ट का काम जो है, वो जमायते इस्लामी करता है, क्योंकि जमायते इस्लामी हमेशा से प्रो पाकिस्तान था। 71 जब ये पूरी वहां पे वो चल रही थी मुक्ति बाहिनी की, और 71 की लड़ाई के समय में जमायते इस्लामी ने 2 ब्रिगेड बनाए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बदर ब्रिगेड। और जब शेख हसीना आई, तो उन्होंने कई उसके लीडर्स को लटका दिया। एक तो मिनिस्टर था, उसको भी लटका दिया। तो ये वही चीजें फिर से उभर के आ रही हैं। तो ये रहमान जो है, मैंने जैसा कहा कि इसने वो फैसिलिटेट किया। आर्मी चीफ नहीं चाहते थे, उसने कहा भी एक मीटिंग में कि देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमको अभी यूनिटी की जरूरत है। लेकिन यूनिस ने इसको प्रेशर डाल के कहा कि नहीं, आपको एग्री करना पड़ेगा कि उसका विजिट आया। अब वो आया विजिट पे, तो तमाम चीजें जो हुई, ब्रीफिंग वगैरह किया रहमान ने। और वहां पर एक आर्म फोर्सेस डिवीजन होता है बांग्लादेश आर्मी में। वो आर्म फोर्सेस डिवीजन क्या था कि जब ये जनरल इरशाद बना,
चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका दो रोल था। एक तो मतलब एज अ हेड ऑफ सिविलियन वो पूरा सेटअप, और एज अ हेड एंड आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो दोनों में कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल था। तो उसने एक एक वहां पर एक संगठन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, आर्म फोर्सेस डिवीजन, जो कि उसको हर चीज पे ब्रीफ करता रहता था कि तीनों सर्विसेज के बारे में और बाकी। ठीक है, तो वो दो ऑफिस थे उसके, एक ठीक है, एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और एक आर्म फोर्सेज वाला। तो वो आर्म फोर्सेस डिवीजन को फिर रिटेन रहा हुआ, उसके हटने के बाद भी, इरशाद के रूल के बाद भी 10-11 साल उसने रूल किया था। तो चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर के इतना नजदीक होता है, उसी के ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ पीएमओ का, तो वो बड़ा पावरफुल आदमी होता है। पहले मेजर जनरल होता था, और कोई भी अपने बहुत ट्रस्टेड लोग को ही ऑब्वियसली जो आर्म फोर्सेस डिवीजन का हेड रखता है। तो ये बंदा भी इसमें शामिल था। इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कमरूल हसन। ठीक है ना। तो इसके पहले 18 जनवरी को, ये 21 जनवरी को आईएसआई चीफ आया। इसके पहले 18 जनवरी के, उससे कुछ ही दिन पहले, एक 6 मेंबर डेलीगेशन गया था वहां पे, और यही इसी ये जो आर्म फोर्सेस डिवीजन वाला जो है कमरूल हसन इसके नीचे, और वहां पे गए और आईएसआई चीफ से मिला, और वहां के पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ से, और पूरी कू की तैयारी कर दी, प्लानिंग बना तैयारी ली। उन्होंने की। और वहां से आने के बाद उसने अपने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग नहीं दी, यूनिस को ब्रीफिंग दी, उसको कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, क्या बातचीत हुई, कौन से एजेंडा। और ये जब वो आसिफ मुनीर आया था, तो मैंने आपको कहा जो एक क्वार्टर मास्टर जनरल जो है, ठीक है ना, ये फैजुर रहमान, इसकी भी मीटिंग हुई। इसने कोई मतलब अपने आर्मी चीफ को इसने ब्रीफ नहीं की। तो ये देखो मतलब ये कू के बादल तो मंडरा ही रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि भारत इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा था। तो हुआ फिर क्या कि लगातार ये इंस्ट्रक्शंस ले रहा था फैजुर रहमान इस्लामाबाद से। इंडिया को सारा खबर मिल रहा था कि क्या प्लानिंग हो रही है। तो उस प्लानिंग के तहत उसने जितने जीओसीज जो हैं वो उनके साथ इसने संपर्क साधा। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जैसे ये एक रफ मैप है, तो यहाँ पे जैसे रांगपुर है, रांगपुर में आपको 66 डिव है। इस तरफ आप चले जाएंगे तो बोगरा है, बोगरा में 11 डिव है। इसके नीचे एकदम बिल्कुल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर आ जाए वेस्ट में, सेंटर में, तो जेसोर है। ठीक है ना, इस तरफ जेसोर में 55 डिवीजन है। इधर जो है बिल्कुल ईस्ट में कोमिला है, यहाँ 33 डिव है। नीचे आप चले जाएं इधर, मतलब इस एरिया में, तो चिटागोंग उसमें 24 डिव है, कॉक्सेस बाजार है, वहां पर एक 10 डिव है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिवीजन है तो वो है 9 इन्फेंट्री डिव, जो कि सवार कैंटोनमेंट में, ढाका जो है वहां पे कैपिटल है, वहां पे है वो। और एक 46 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड है, जैसे मीरपुर में। ये सब ढाका से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर। तो कोई भी कू में ऑब्वियसली जो, जैसे मान लीजिए कैपिटल के पास है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सब से उसने संपर्क साधा। और एक डिवीजन और है ढाका के नीचे में, करीब 2-2.5 घंटे अगर डिस्टेंस टाइम वाइज अगर वो करें तो, बारिसाल में एक डिवीजन है 7 इन्फेंट्री डिव। तो ये सारे जो डिवीजन जो मैंने आपको बताया कि रांगपुर, बोगरा, जसोर, ये आपको चिटागोंग, एक सिलेट में भी है 17 इन्फेंट्री डिव है, चिटागोंग, कॉक्सेस बाजार, तकरीबन वो सवार वाले ही छोड़ के
वो सब के सब इसके, मतलब उसमें से 5 ने तो बिल्कुल इसका साथ दे रहे थे, 2 ने कुछ कंडीशन डाले थे, वो बोगरा वाला और एक और ये 22 साल वाला, उन्होंने कुछ कंडीशन डाले थे। तो ये इसमें इसका नाम था, जो कंडीशन डाले थे, मेजर जनरल मोहम्मद मोजिम हुसैन, ठीक है ना। और ये जो बोगरा वाला था उसका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद इमादुल इस्लाम, ठीक है। तो ये दोनों, और हर एक कू में अपार्ट फ्रॉम जो ये ढाका के जो 9 इन्फेंट्री है, इसके अलावा बोगरा का भी हमेशा रोल बहुत रहा है, क्योंकि वो भी 2 घंटे के रास्ते पे है, वो जो पिछले कू हुए। तो ये एक बड़ा, मतलब मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर आप देखो तो इस आईएसआई ने रहमान के मदद से और कमरुल हसन के मदद से एक तरह से ये पूरे आर्मी को इन्होंने अपने उसमें ले लिया था, अपने इन्फ्लुएंस में। अब वहां से क्या होता है कि यही नहीं, इसके रहमान के सपोर्ट में कुछ आर्मी चीफ्स भी थे, फॉर्मर आर्मी चीफ्स। अबू बिलाल शैफुल हक जो 2015 से 18 तक था, इकबाल करीम भुइयां जो 2000, उसके पहले 2012 से 15 था, और सपोर्ट, इनको सपोर्ट करने वाले को कौन थे? वकरुज्जमान के। तो आप सोचो कि पूरे डिवीजन एक तरफ, सीजीएस इसके साथ, ये सॉरी सीजीएस कह रहा हूं, आर्म फोर्सेस डिवीजन वाला इसके साथ नहीं है। तो इसके साथ ये अगर आप देखें तो वो था जो इसका अपना जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो होता है, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ जैसे वाइस चीफ होता है उस तरह का, वो इसके साथ था। एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज का कमांडेंट, अब आपको मालूम है वो तो क्या कितने मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वो आर्मी ट्रेनिंग और कमांड का, वो शैफुल हक ट्रेनिंग कमांड का जो है वो उसका, ये सब लेफ्टिनेंट जनरल्स उसके साथ। लेकिन वो ऐसे ऐसे पोजीशंस में थे कि एक्चुअली डायरेक्ट इसके नीचे ज्यादा कोई ट्रुप्स नहीं थे, ठीक है ना। तो 2 ऐसे भी थे फॉर्मर चीफ, एक अजीज अहमद जो 2018 से 21 का, और शफीउद्दीन अहमद जो 2021 से 24 ये अभी हाल तक था। वो लोग इसका मतलब साथ दे रहे थे, वकरुज्जमान का कू के अगेंस्ट में थे। तो ये क्या है कि कुछ तो इसमें मदद ये भी हुआ कि जब मैं सरकार में था तो उस समय जो वहाँ के आर्मी चीफ थे वो मुस्तफिजुर रहमान, मुझे मिलने का भी मौका मिला उनसे कभी। तो उसने अपनी बेटी वकरुज्जमान, उसने शादी की, वो बेटी से इसकी शादी, दामाद है इनका, और ये शेख हसीना से भी रिलेटेड। तो अगर शेख हसीना को ये नहीं पहुंचाता भारत में, तो इनका जो ये जो स्टूडेंट विंग जो है इनका, ठीक है ना, जो ये स्टूडेंट्स जो थे, जो रेडिकलाइज स्टूडेंट्स, उनका यही ये था कि शेख हसीना को भी टांग दो, शेख हसीना को उसमें इन्वेड कर लो और इसको घर से बाहर निकाल के इसको पोल के साथ लटका दो, ठीक है ना। तो क्योंकि वकरुज्जमान ने उनको यहां भारत में आने में मदद की, इसलिए वो उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। पाकिस्तान भी, और यूनिस कितना शांतिपूर्ण, शांति वाला आदमी है, आप समझ सकते हो। और तो उसके जो कंटेम्पररीज थे मुस्तफिजुर रहमान को, उनकी वो देहांत उनका 2000 में हुआ था, ठीक है ना। तो हाँ, देहांत उनका 2000, तो उनके कई कंटेम्पररीज थे, उन लोगों ने भी काफी मतलब इसमें एक भूमिका निभाई वकरुज्जमान के उसमें। अब होता क्या है, एक सबसे क्रूशियल अपॉइंटमेंट है वहां पे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, उसका जो मुखिया था वो इसके साथ था। अब होता क्या है कि
ये दिल्ली में ये सारी योजना की खबर फरवरी में आ गई और आर्मी चीफ को वकरुज़्ज़मान को इंतला कर दी गई थी कि भाई तुम्हारे तरफ ये साजिश हो रही है, coup की तैयारी हो चुकी है। तो अब है क्या जितेंद्र जी की ये आप समझो कि आपको तो मालूम है कि अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल रहा यूनिस को बैठाने में। अमेरिकन डीप स्टेट जो था उसका बहुत बड़ा रोल था। कोई वो क्रिश्चियन कंट्री की बात कर रहा है, कोई सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहा है, कोई इसको म्यांमार से जोड़ के देख रहा है, ठीक है ना। तो सडनली ये पूरा रीजन जो है वो एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत ही एक फ्लैश पॉइंट की तरह ये भी बन गया है। तो यूनिस साहब को तो यहाँ ये लाया गया था, उसमें अमेरिकन का हाथ था। तो भारत ने इस मामले में तब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी और इन्होंने संपर्क साधा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भारत के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि देखो अगर ये कू हो जाता है तो ये समझ जाओ कि कंप्लीट इस्लामिक टेक ओवर हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या होगा ये आप समझ सकते हो, ये आपके कितने हित में। तो बात समझ में आ गई उन्होंने अमेरिकन ने फोन किया यूनिस को और यूनिस को या पाकिस्तान को, मैंने तो नहीं वहां भी लगा, उनको भी संपर्क किया और यूनिस को भी किया कि ये जो तू कर रहा है ना आईएसआई के साथ मिलके, और ये भी बोला भारत ने कि ये अगर पाकिस्तान का इस रीजन में बोलबाला हो गया इस्लामिस्ट के थ्रू तो समझो कि आपके क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। फिर उनको कहा कि आप नाटो वालों को भी समझाओगे। नाटो तो मैं कहा ना, ये यूरोपियन देश तो मतलब बिल्कुल दे आर वर्स देन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो इनको कोई परहेज नहीं है रेडिकल से, इस्लामिक रेडिकल से इनको परहेज नहीं है। आपको तो मालूम है जब कू हो रहा था तो ये कहां फ्रांस में ही बैठा हुआ था ना यूनिस जो है। और आपको ब्रिटेन का तो आपको रवैया मालूम ही इस मामले में। तो फिर जब अमेरिका ने इसमें इनिशिएटिव लिया, अपना वो बुलडोज किया, तो नाटो का कोई वो था नहीं, कोई उनके पास चॉइस नहीं रह गया था। तो ये क्या था कि अब भाई वकरुज़्ज़मान को कहा गया कि आप खुद अमेरिकन से बात करो। अब बात करें तो कैसे, तो कुछ तो इंडिया ने फैसिलिटेट किया उसका, लेकिन वहां जो वो जितने सिग्नल इंटेलिजेंस वगैरह वाले थे वो सब के सब इसके खिलाफ थे, वो पूरा इंटरसेप्ट कर रहे थे इसका। तब एक प्लान बनाया गया कि भाई ऐसा है कि तू किसी थर्ड कंट्री में चले जा, वहां से बात कर जहां से तू फ्री होके बात कर सकता है। तो ये वकरुज़्ज़मान साहब जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हैं और उन्होंने कहा कि मैं जो वहां पर बांग्लादेश का यूएन कॉन्टिंजेंट जो है उसको मैं इंस्पेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वहां गए और आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश में तो हर हफ्ते कू होती थी। मालूम है वहां क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको ये डराया जाता है कि तुम कू करोगे ना तो ये जो तुम्हारे यूएन में जो आते हैं ना लोग, और एक भारी मात्रा में इनका तो कोई थ्रेट परसेप्शन है नहीं ना, चारों तरफ से इंडिया से हाँ, और इनका कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। तो इन्होंने इनको यूएन से बहुत पैसा मिल जाता है। बाद में हमारे टाइम में तो इक्का दुक्का यूनिट जाना शुरू हुई थी। बाद में हमारी भी यूनिट गई थी, ठीक है ना, सिएरा लियोन, ठीक है। मैं नहीं था, मैं किसी और संगठन में था उस समय, लेकिन उस समय मुझे याद है कि उस जमाने में भी बांग्लादेश में हर एक ऑफिसर को तो एक यूएन
मिशन जो था वो तो एकदम मिलना ही तय मिलना। तय था। किसी को 2 भी मिला था, कोई एक आध बिरला था उसको 3 भी मिला था। तो क्या था उस समय, हमारी भी आर्थिक हालत आपको मालूम है कि क्या थी उस समय। बांग्लादेश की आर्थिक हालत और भी। और भी ज्यादा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टू गिव हर फुल क्रेडिट, कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली बिल्कुल गैलप कर रहा था शेख हसीना के टाइम में। हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट था साउथ एशिया में उसका। अब देखो वो कहां से कहां ये इन्होंने पहुंचा दिया उसको। तो इनको यही कहा जाता है। अभी आप देखो आज के दिन में अभी तक इन्होंने 54 मिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किए, और कभी 1,80,000 या 1,81,000 अभी तक पर्सनल इनके जीवन में जा चुके हैं। यूएन में जा चुके। तो आप समझ जाओ कि इसका कितना बड़ा फाइनेंशियल ये होता है। तो ये इनको डराते थे हमेशा। कि कू करोगे तो भैया तुम्हारे हाँ, और इसके पहले पीस को डराया गया वाकुरुज़मान को, कि अगर तुमने ये जो हम यूनिस वाला कू करवा रहे हैं, अगर इसमें तुमने दखल अंदाजी दी तो हम ये तुम्हारा यूएन मिशन हम ये करवा देंगे, खत्म करवा देंगे, फिर पूरी पब्लिक तुम्हारे पीछे, पूरी आर्मी पड़ जाएगी। ये भी हुआ। तो ये तो यूएन मिशन इतना बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो वहां पे ये गए, वहां पर वहां जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के, वैलेंटाइन रगवाबिजा, उनसे मिले, और कई ऑफिशियल से मिले, ठीक है। और फिर वहां से जब ये चाबुक चला। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गए, उसके बाद ये लगातार इनकी बात होती रही अमेरिकन के साथ, और इन्होंने सारी स्थिति जो है, परिस्थिति जो है वो बता दी। और कुछ अमेरिका ने अपने म्यांमार में भी सुना है, जैसा हम भी तो ओपन सोर्स से ही लेते हैं। उसके बारे में काफी कुछ हुआ। कुछ उन्होंने सिक्योरिटी गारंटीज भी मांगी अमेरिकन ने। तो म्यांमार को भी पर लेके भी बातचीत जैसा हुई है। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल था। तो अब हुआ क्या कि ये सारी बात यूनिस सरकार को पता चली। तो ये जितने कू वाले जो चंडाल चौकड़ी जो थी, उनको लगा कि भैया इसको तो अगर अब जल्दी से इसको इसको फास्ट फॉरवर्ड पे ला दो, ये जो पूरी कू का जो प्रोसेस जो है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आता है तो आपके हजरत शाहजलाल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हजरत शाहजहां एयरपोर्ट, जैसे ही लैंड करता है इसको वहीं अरेस्ट पकड़ लो, अरेस्ट कर लो। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी एयरपोर्ट के बाहर में। बंदा आएगा, रिसीव करेगा, एक बंदा बोलेगा पिस्टल लगा के कि सर यू आर अंडर अरेस्ट। अब कॉन्वॉय को पहले ही बोल दिया गया था कि वो जो सप्लाई और ट्रांसपोर्ट विंग जो है, जो इसके नीचे आता था, फैजुर रहमान के नीचे, वहां पर उसको ले जाना था, इसको थैंक यू बाय बाय कर देना था इन्होंने, ठीक है। ये बात भारत ने इंतला की कि बेटा वहां मत उतरना। ठीक है, तैयारी करके बैठे हैं। तैयारी करके बैठे हैं। तो अब इसने जब इसको इत्तला हो गई तो ये कहा कि ठीक है, यहाँ नहीं उतरना है। एक पास में ही एक एयरफोर्स बेस है तेजगांव, वहां इसने एयरक्राफ्ट अपने एरिया के अंदर। हाँ, और वहां इसके जो सपोर्टर्स थे वो आ गए थे वहां पे। वो मैंने कहा ना, जो एनडीसी का वाला जो था उसने बहुत बड़ा इसमें रोल किया उसमें, जो भी था। तो वहां पर इनके लॉयलिस्ट खड़े थे। फिर ये उतरा और वहां से फिर इसने तुरंत, ये 56 मेजर जनरल्स हैं, उनमें से 30 से कांटेक्ट किया, इस बातचीत की। और फिर इसने जो आपके कमरुल हसन जो है, जो एएफडी वाला, उसको इसने धमकी दी
कि तेरा तो मैं क्या हर्ष करूंगा, हसर करूंगा तू जानेगा, उसने पलटा मार दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। आने वाले दिनों को ये विश्लेषक लोग इसका केवल कृपया विश्लेषण करें कि जो आर्म फोर्सेस डिवीजन जिस पर यूनिस पूरा डिपेंड करता था वो पलटी मार दिया, तो इसका आगे क्या, इसका अंजाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो वहां से तो इस तरीके से उसका जो ये था, ये और ये 3 मार्च की घटना है। ठीक है, और शायद उसी दौरान अपने एनएसए साहब वहां पे थे वेस्ट बंगाल की तरफ शायद, मतलब अभी मेरे को डेट्स याद नहीं है इसके। तो है क्या कि ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा इनको भनक तो बहुत पहले से थी, उसको सर्वेलेंस पे भी रखा गया था फजलुर रहमान को, लेकिन आप किसी को इसी तरीके से अरेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। और अगर वकरुज़्ज़मान नहीं होता तो मैं वही कहता हूं, ये फिर से वो जिहादी दरिंदे जो हैं उसके हाथ चढ़ जाती शेख हसीना। लेकिन कि आप ये देखिए कि सवाल क्या है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या है। मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनीथिंग कॉल्ड नाउ, और कभी था बांग्लादेशी नेशनलिज्म? नहीं, कभी नहीं था। वो नेशनलिज्म शायद तब तक था जब तक कि इनको मतलब साझा सनातन संस्कृति, बांग्ला भाषा, उस पर जब जब तक ये था, उस पर इस्लाम और पाकिस्तान हावी हो गए। तो अब क्या नेशनलिज्म होगा? शेख हसीना के प्रेजेंस से भारत ने एक बड़ी अच्छी वो की, और इसका एज ए रीजनल पावर और इवन एज अ ग्लोबल प्लेयर भारत की बहुत इज्जत बढ़ी है। हमने शेख हसीना को अबैंडन नहीं किया, और उसके रहने से क्या है कि आज भी जो एक वहां पे प्रो इंडिया लॉबी जो है, प्रो इंडिया लॉबी का मतलब जो कि मैं आई वोंट यूज दैट वर्ड सेक्युलर, बट एक लॉबी है वहां पर जो कि बंगाली उसको वो प्रेफरेंस देती है। उन लोगों का, चाहे वो जितनी भी सीमित हो या भी दबे हुए हैं, भाई एक 32-33% वोट आता तो वो सारा डिसअपियर तो नहीं हो गया ना, तो इनके लॉयलिस्ट है। अगर लॉयलिस्ट नहीं होते तो ये कूक सक्सेसफुल हो गया होता। बिल्कुल ठीक है ना, अगर लॉयलिस्ट नहीं होते तो शेख हसीना ने जिस तरह से लटकाया था इनको, वो निजामी और किसको किसको करके, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश को जिसने क्रैकडाउन किया था, वहां क्रैकडाउन किया, यहां सब ममता बनर्जी के गेस्ट बन गया। ठीक है ना, अब तो बेंगलोर तक ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो जब तक शेख हसीना इंडिया में है, वो एक होप और मोटिवेशन है। 6 फरवरी को जब शेख हसीना ने ऑनलाइन एड्रेस किया, ये छात्र लीग, जो अवामी लीग का जो स्टूडेंट लीग है, उसे बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा ना कि वो तोड़ फोड़ किया शेख मुजीब का, उसमें आग लगाई, तो वही शेख हसीना ने कहा कि ऐसा तो जो पाकिस्तान आर्मी थी उसने नहीं किया था हमारे साथ। तो अब है क्या कि ये जो प्रो पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांग्लादेश, ये कॉन्स्टिट्यूंसी भारत के खिलाफ नहीं, वो हिंदू के खिलाफ। इसीलिए बांग्लादेश में जब कू हुआ तो हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, ये एक तरह का ये गजवाए हिंद का हिस्सा है। और आपको मैं बता दूं, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी हैं और जो
पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, ये ज्यादा निम्न दर्जे के कट्टरपंथी। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्रिएशन यहीं से शुरू हुआ था 1906 में। आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि किस तरह की हिंसा हुई थी वहां पर। ठीक है ना। नोआ खाली, ये सब मतलब ये सब जो एक पूरी पृष्ठभूमि है, तो वो चीज तो इनके तो बहुत क्रूर किस्म के, ये मैं बोले ना, बहुत निम्न वर्ग के जिहादी। ठीक है। तो एक चीज तो पक्की है जितेंद्र जी की, ये जो दरार जो आर्मी में है, ये अब दरार नहीं है बिल्कुल, ये अनब्रिजेबल हो गया है। ये कहीं, ये तो सब लोग रहेंगे। आप तो इतने सारे मेजर जनरल्स को आप डिसमिस करोगे नहीं। एक बार ऐसा भी हुआ है बांग्लादेश में, काफी लोगों को। लेकिन अब मैं वही इंतजार कर रहा हूं कि क्या कार्रवाई करते हैं वक़्र-उज़्ज़मान जो है। तो ये कूज और काउंटर कू का अब एक सिलसिला जो है चलेगा वहां वो शुरू हो गया है। ठीक है ना। और मैं तो यही कहना है कि भाई राजनीति बिखर गया, बांग्लादेश में समाज बिल्कुल बिखर गया है, राष्ट्रवाद बिखर गया। देर इज नो, वो तो है ही कोई नहीं। नेशनलिज्म नहीं है। तो ये बस अगर चल रहा है तो ये रेडिकल इस्लाम है, वही उनकी अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई है। यूनिस भी वही, ये आर्मी में जो ये है, ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट का बहुत बड़ा इनरोड्स। और इसका कारण क्या है? यहां पर एक आए थे सेमिनार पे, एक डेलीगेशन आया था, तो एक किताब है पूरी, वो क्या नाम है उसका, जमायते इस्लामी का जो जो इकोनॉमिक एम्पायर है। तो एक बड़ी अच्छी किताब है उस पे, आज से 10-15 साल पहले विवेकानंद में ही एक वो हुआ था। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, जो ऑथर थे वो बुक, तो उनके कुछ उसमें तो मैं गया हूं, उनके वो मॉल्स हैं, उनके उनके कई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है। आर्मी के एंट्रिंग के कोचिंग के लिए इन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स बना रखे जमायत इस्लामी। तो उन्हीं के बंदे आएंगे फिर तो उन्हीं के उसमें से फौज कई के अंदर तो हुए तो फौज के अंदर है। हाँ। तो ये भी है मतलब, तो ये सब कुछ तो बिखर गया है वहां पर। तो ये जो एंटी हिंदू एजेंडा का जो अभियान है, ये गजवाए हिंद, आप देखोगे इसका क्या असर होता है। आप जो पैन इस्लाम है, उसमें आप एक उफान देखोगे। और आप देखोगे कि जितने ये रेडिकल ग्रुप्स हैं, जैसे जमायत बांग्लादेश में जो है, ये हिजबुल तहरीर, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुल तहरीर का बहुत बड़ा रोल था इसमें। आपके ये पूरे यूनुस वाले कू में। ठीक है। ये सब के सब अलकायदा से एफिलिएटेड है, सब के सब है। तो अब सवाल ये आता है कि आ, पाकिस्तान टूट रहा है। बिल्कुल सर। बलोच, आप देख रहे हो कि ट्रेन ही हाईजैक कर दी। नहीं, किस किस स्तर पे सब वो हो गया है। ठीक है ना। बिल्कुल। उधर आपको जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो इनके साथ नहीं रह चाहता। सिंध इनके साथ नहीं रहना चाहता। बलूचिस्तान नहीं रहना चाहता। दोनों मिल गए। और सिंध बड़ी मुश्किल से इनके साथ है। वो तो सिंधी लोग थोड़े वो नर्म मिजाज के लोग होते हैं, नहीं तो अभी तक तो वहां भी आग वहां भी फैल जाती। तो पाकिस्तान तो एक तरह से, एक अगर देखिए साइकोलॉजिकली तो ऑलरेडी मतलब द स्टोरी इज ओवर। एक साइकोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, एक अभी फिजिकल एंटिटी किसी तरीके से बन के अभी वो चल रहा है। और वहां भी वही है कि इस्लामिक कंट्रीज में आप याद रखना है कि ये एक इंस्टीट्यूशन, खास करके जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से जो निकले हुए हैं, बांग्लादेश,
तो वो एक रैलिंग पॉइंट होता है आर्मी। वो पिलर ध्वस्त, खत्म, फिनिश। तो देश ध्वस्त। ठीक है ना। और आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम जो है, पॉलिटिकल पावर और इसमें मिलिट्री पावर में कोई फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि जो मुखिया थे वो खुद वो सब कुछ थे। ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो रमजान में लड़ाई भी लड़ी थी उन्होंने। ठीक है ना। तो रमजान में तो ये ट्रेन हाईजैक हुआ। अभी तो और कुछ बहुत देखने को मिलेगा, सीरिया में देखा ना। तो हर रमजान का आप इंतजार कीजिए। और रमजान में क्या होता है, मुसलमान मुसलमान को मारता है। सही बात है। तो अब क्या है कि भाई पाकिस्तान टूट रहा है। अभी इन्होंने बांग्लादेश में सब करने की कोशिश की, और इनकी हरकतों के कारण बांग्लादेश बिल्कुल टूटने की कगार पे है। क्योंकि यूनिस तो जाएगा, यूनिस जाएगा तो आप देखोगे। और ऐसे भी आप देखना कि आर्मी में वही चलता रहेगा, कूज और काउंटर कूज और ये। और फिर लोग जब एक बट जाएंगे तो फिर हमको भी तय करना है ना कि हम क्या करेंगे। जो इलाके हमने गंवाए थे वो खास तौर पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को स्ट्रॉन्ग ना किया ना, वो तो करना ही है। वो तो हमें करना ही है, वो तो हमारे हिस्से थे। तो तुमने तो सब करने, तुमने मजहब एक पाल के देख लिया। तुमने उस मजहब के नाम पर एक वो बना लिया, एक देश बनाया। देश तो बना लिया, राष्ट्र तुम बना नहीं सके। सब टूट गया है। तो जब टूट गया है तो भाई बिखरे हुए टुकड़े तो लोग उठाएंगे ना। बिल्कुल। और वो तो हमारे ही थे। तो सबसे बड़े टुकड़े उठाने वाले तो हम ही हैं। और हमारे तो हिस्सा था वो। हाँ, बस। हमने ही तोड़ रहे हैं। तुम अपने आप को तोड़ रहे हो। अच्छा खासा 7% जीडीपी पे तुम्हारा वो हो रहा है। सब कुछ मतलब टेक्सटाइल में देवर, मतलब वर्ल्ड लीडर्स। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुमने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो खुद ही तुम ये एक तरह का। तो अब क्या होगा कि ये जो जितेंद्र जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान का, वो खत्म हो चुका है। आयु खत्म। 1971, 25 साल के बाद दो टुकड़े हुए ना। हाँ, 47 से, हाँ 25 साल बाद। 71 और अभी से, और उसके अगले मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ले लो तो बाकी खत्म। और भारत में तो पाकिस्तान पनप रहा है ना सर, भारत के अंदर तो नहीं। तो वही है ना कि इनको समझ में नहीं आता, हमारे अंदर के लोगों को। ये पाकिस्तान हमेशा से था भारत में। 1947 से ही है, हमेशा से रहा। हमारे अंदर के पाकिस्तान का उग्र रूप तब शुरू हुआ है जब पाकिस्तान बिल्कुल ही फेल करना शुरू किया। जब ये सभी जगह पिटने लगे, भारत के खिलाफ युद्ध में हारने लगे। आज सारी दुनिया में ये पिट रहे हैं, आप देख रहे हो। बलोची से पिट रहे हैं, उससे पिट रहे हैं। तो जैसे जैसे इनका ये पिटने का मामला जैसे जैसे शुरू हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो मुझे मैंने तो किताब लिखी है, अयूब खान के टाइम में फॉर ए ब्रीफ पीरियड पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा था, फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड। तो यहां तो लोग कहने लगे, देखो यार, हमने मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हमारे लोग पाकिस्तान गए, देखो यार कहां पहुंच गए। तो वो धीरे धीरे, तो जैसे जैसे वो डिक्लाइन शुरू हुआ, यहां पे जो प्रो पाकिस्तान लॉबी और ये हो गया। उसके बाद एक जमाना था कि क्रिकेट में वो हमारे यहाँ वो सरफराज नवाज और इमरान खान, और ये देखो कितना हैंडसम है ये, वो भी साला फुस हो गया। तो ये जितना, ये जो आपने इंदौर में वायलेंस देखा इस क्रिकेट जीत के पीछे, पहले तो ये इंडिया, जब पाकिस्तान से इंडिया की हार पे कई लोग, यहाँ ज्यादातर लोग, मतलब ये जिसकी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान से मैच होता था तो
अगर इंडिया जीत गया तो मातम मनाते थे, हार गया तो खुशी मनाते थे। लेकिन अगर किसी दूसरे से जीतो तो मातम नहीं मनाते थे। अब तो वो भी हो रहा। अब वो अगर आप न्यूजीलैंड से भी अगर जीत गए तो वो मातम मनाते हैं। तो ये हो गया है कि अब इनके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं, ना वैज्ञानिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना कोई ये बिल्कुल जहालत जिसको कहते हैं ना, उसमें ये जी रहे हैं। ये तो होना ही था। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं तो पूरा वो रीजन को देख रहा हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये आपका बांग्लादेश। तो इसलिए ये कहानी खत्म हो रही है और हमको भी चाहिए कि ये कहानी खत्म ही हम कर दें इसको। सही बात है, क्यों इसको खींचा जाए। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है इसके लिए। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो पता नहीं बांग्लादेश का क्या होता। और आपके अपने डिप्लोमेट्स और आपके जो एजेंसीज हैं, आपको फुल क्रेडिट देना होगा उनको, फुल क्रेडिट। पर्दे के पीछे क्या क्या कहानियां चलती हैं नजर नहीं आती। नहीं, कुछ मैंने दिया आपको। हाँ, कुछ मैंने आपको एक दर्शन दिया। मैंने पर शुरू में ही कहा ना कि बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो नजर भी नहीं आ रही होती, मीडिया से गायब ही हो जाती हैं। ये जो कू की घटना हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, देखो आप ये सोचो ना कि ये सारे डिविजन्स, यहाँ ये रंगपुर, इधर ये कोमिला, जसोर, ये सब के सब अगेंस्ट, फिर भी ये कू से सरवाइव कर गया, तो इसमें भारत के क्रेडिट। व्यूअर्स, आपको शायद जो सर ने इनपुट्स दिए हैं काफी कुछ समझने को मिलेगा। कुछ नए टॉपिक्स अगर आपके माइंड में आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।